हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में, अर्थात जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उस एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हाउ पीपल लर्न। सबसे पहली बात हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, हाउ पीपल लर्न, अर्थात लोग कैसे सीखते हैं। ये पहली बात उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, काफ़ी एनिमल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि हाउ पीपल लर्न, अर्थात लोग कैसे सीखते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें तो वाई दे लर्न, अर्थात वे क्यों सीखते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरीज के माध्यम से। और वो क्या थी, इन दो क्वेश्चंस का आंसर हमें निकालना था कि हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे सीख रहे हैं, और सेकंड क्या है कि वाई दे लर्न, अर्थात वे क्यों सीख रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारक क्या हैं। जो थ्योरीज हैं उनको हम कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो टू मेजर हेड्स हैं, कितने, दो मेजर हेड्स हैं, जिनके अंदर बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने रिसर्च किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसके आधार पर उन्होंने अपना रिजल्ट बताया था कि वाई पीपल लर्न एंड हाउ पीपल लर्न्स। तो इनको हम टू मेजर हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है आपका कनेक्शनिस्ट और बिहेवियरिस्ट थ्योरीज, अर्थात संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत। और सेकंड है आपका कॉग्निटिव थ्योरीज, अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत। संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत की बात कर लें तो इसके अंदर मोस्टली कहते हैं वॉटसन ने काम किया है, थॉर्नडाइक हो गया, आपका स्किनर हो गया, पावलोव हो गया। और ये काफ़ी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज के समर्थक हैं। वो ये मानते हैं कि जो लर्निंग होती है उसके लिए व्यवहार होना आवश्यक है, अर्थात व्यवहार के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर वो सीखते हैं। अब अगर हम कॉग्निटिव थ्योरीज की बात कर लें तो कॉग्निटिव थ्योरीज अर्थात ये हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड चीज़ है। ये लोग मानते हैं कि जो प्यूपिल्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने तर्क के आधार पर, अर्थात लॉजिक के आधार पर सीखते हैं। कॉग्निटिव जो वर्ड है वो कॉग्निशन से बना है, और कॉग्निशन को हम क्या कह सकते हैं कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान अथवा बोध होता है, तो उस प्रोसेस को हम कॉग्निशन कहते हैं, तो संज्ञान कहते हैं। तो कॉग्निटिव जो थ्योरीज है उसके अंदर क्या है कि जो लोग तर्क को मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं, इंटेलिजेंस को मानते हैं, अथवा मेमोरी को मानते हैं, तो वो लोग किसका समर्थन करते हैं, वो करते हैं कॉग्निटिव थ्योरीज का समर्थन, कि व्यक्ति अपने आनुवांशिकी के आधार पर भी सीख सकता है, अपने लॉजिक के आधार पर सीखता है, और अपने कहते हैं मेमोरी के आधार पर वो सीखता है। क्लियर। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये नहीं मानते हैं कि वो अपनी आनुवांशिकी के आधार पर भी, कहते हैं अपनी जनरेशन के आधार पर भी कोई भी चीज़ को सीख सकता है। वो ये मानते हैं कि आप हमें कहते हैं कोई भी बालक ला करके दे दीजिए और हम उसका जो बिहेवियर है उसके आधार पर हम उसकी लर्निंग करवा कर दे देंगे। जबकि कॉग्निशन वाले ये मानते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी तर्क शक्ति के आधार पर, अपने लॉजिक के आधार पर सीखते हैं। क्लियर। अगर हम कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करें कि इन्हें कौन कौन समर्थन कर देता है, आप इसमें पियाजे को ले सकते हैं, आप इसमें टॉलमैन को ले सकते हैं, लेविन को ले सकते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो कॉग्निटिव थ्योरीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो टू मेजर हेड्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग को। सबसे पहले हो गया कनेक्शनिस्ट अथवा बिहेवियरिस्ट थ्योरीज, अर्थात संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत। और सेकंड आपका हो गया कॉग्निटिव थ्योरीज, अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के बारे में, अर्थात थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि अधिगम का जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम भी कह सकते हैं हम इसको, त्रुटि एवं प्रयास अधिगम का जो सिद्धांत है ये भी हम कह सकते हैं। क्लियर। पहले हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक को हम क्या कह सकते हैं, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे।
थॉर्नडाइक क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने एक चीज़ दी है, वो क्या है, SR बॉन्ड। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। SR बॉन्ड अर्थात स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो SR बॉन्ड है वो किसने दिया है, तो आप यहाँ पे नाम किसका दे सकते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में, कि जो SR बॉन्ड है अर्थात स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो थ्योरी है उसको सबसे पहले थ्योराइज किसने किया था, अपने विचार रखे थे, कौन है, वो थॉर्नडाइक हैं। तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हम उनको कह सकते हैं, और उन्होंने SR बॉन्ड जो है वो आपका दिया था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड हम जिसको कह सकते हैं, इसके भी कहते हैं, ये फादर हम कह सकते हैं, इनको जनक कह सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ है कि थॉर्नडाइक कौन थे, आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके भी फादर हैं। क्लियर, तो ये फादर हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हैं। SR बॉन्ड इनके द्वारा दिया गया है, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो कहते हैं बॉन्ड दिया है, जो थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, वो क्या है, स्टिमुलस किसे कहते हैं और रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात कर लें तो स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, उद्दीपक, और रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रतिक्रिया। और जितने भी बिहेवियरिज्म को मानने वाले कहते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, अर्थात जो ये समर्थन करते हैं व्यवहारवाद का या संबंधवाद का, वो सारे के सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में अपनी जो रिसर्च उन्होंने की है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को कहते हैं जोड़ा है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये कनेक्शन बनाने का काम करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। एसोसिएशन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक स्टिमुलस चाहिए, एक रिस्पॉन्स चाहिए, और इन दोनों के बीच में हमको एसोसिएशन बिठाना है। स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो उद्दीपक किसे कहते हैं, उद्दीपक अर्थात एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह वो कोई चीज़ है जो कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य करती है, प्रेरित करती है किसी भी काम को करने के लिए, मोटिवेट करने का काम करेगी कि कोई व्यक्ति एक्शन ले किसी भी चीज़ के ऊपर। क्लियर, रिस्पॉन्स क्या है कि जो एक्शन लिया गया है दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि स्टिमुलस के कारण, मान लीजिए अगर किसी को भूख लग रही है तो वो भूख जो है वो क्या है, स्टिमुलस हो गया। भूख के लिए जो खाना है वो क्या है, स्टिमुलस है, और खाने के लिए वो प्रयास जो करेगा पाने के लिए, अटेम्प्ट जितने भी करेगा या कहते हैं एक्टिविटी करेगा, वो एक्टिविटी उसका रिस्पॉन्स कहलाएगी। ठीक है, तो फूड मान लीजिए, फूड क्या है, एक स्टिमुलस है, और जो कहते हैं एक्शन लिया जा रहा है वो एक्शन क्या हो जाएगा, वो रेस्पॉन्स हो जाएगा उस चीज़ के लिए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसके बारे में हमने बात कर ही ली थी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में को सबसे पहले थ्योराइज किसने किया था, वो थॉर्नडाइक ने किया था। तो थॉर्नडाइक को हम फादर ऑफ SR बॉन्ड भी मानते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये आता है SR बॉन्ड के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले किया था, बाद में बाकी सभी लोगों ने इसके ऊपर अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन सबसे पहले इनिशियल स्टेज में सबसे पहले स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात करी थी किसने, थॉर्नडाइक। यदि हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट के बारे में एक पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर, जिसके द्वारा उन्होंने ये जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी उन्होंने दी है, तो वो कैट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके आधार पर ही दी है। हालांकि उन्होंने चिक्स के ऊपर भी कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उन्होंने रेट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, लेकिन ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये किसके द्वारा, कैट के ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है, रिसर्च किया है, उसके ऊपर ये थ्योरी बनी है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें थी। एक बिल्ली है, उसको उन्होंने क्या करा कि जो एक पजल बॉक्स होता है उस पजल बॉक्स के अंदर रखा, ठीक है, और उस पजल बॉक्स को इस तरीके से बनाया गया था, स्ट्रक्चर उसका इस तरीके का था कि उसके गेट को खोलने के लिए एक लैच से जोड़ा गया था, एक लीवर है जो अंदर की साइड में रहेगा और बिल्ली को उस अंदर बंद कर दिया गया, और जो उसका गेट है लीवर को प्रेस करने पर ही
खुलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग की सहायता से, अर्थात जो रस्सी जिसे हम कह सकते हैं, रस्सी की सहायता से उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ था, उसको बनाया हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बाहर फूड रख दिया। फूड में क्या था, फिश, यानी कि जो मछली होती है उस मछली को रख दिया। क्लियर। तो फिश क्या हो गई, जो फूड हो गया वो क्या है, स्टिमुलस हो गया। क्लियर, स्टिमुलस उद्दीपक हो गया। ये क्या है, बिल्ली को भूख लग रही है, बाहर पिंजरे के बाहर, यानी जो पजल बॉक्स है उसके बाहर फिश रख दिया, और उसकी जो जब स्मेल बिल्ली के पास तक पहुंची तो उसने क्या करा, उसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, रैंडम मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिश बाहर रखी हुई है, उसकी जो स्मेल आ रही है और उसको भूख लग रही है, तो वो उसको पाने के लिए उसने प्रयास करना शुरू कर दिया, ट्रायल करना शुरू कर दिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या हुआ कि जब उसने रैंडम क्या कहते हैं मूवमेंट किए, तो उसको ये नहीं पता था कि इसका गेट जो है वो कैसे खुलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए उसने कई सारे रैंडम अटेम्प्ट करे, और उसके बाद में एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ कि जो लीवर था, जो लैच था, वो प्रेस हुआ, और उसके द्वारा क्या हुआ कि उसका जो गेट था वो खुल गया, वो बाहर आ गई और उसे फूड मिल गया। ठीक है, तो जो रैंडम मूवमेंट हुए वो रैंडम मूवमेंट क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्स कहलाएंगे। क्लियर, इतनी चीज़ आप समझ गए कि एक कहते हैं बिल्ली है जिसको पजल बॉक्स में रखा गया है, और उस पजल बॉक्स को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, बनाया गया है कि उसके अंदर जो एक लीवर है, उस लीवर को जोड़ा गया है गेट के द्वारा एक रस्सी की सहायता से, और उस लीवर को प्रेस करने पर क्या है कि गेट खुलेगा। और उस पजल बॉक्स के बाहर क्या हुआ कि उन्होंने खाना रख दिया, बिल्ली के खाने के लिए फिश रख दी है, और बिल्ली क्या कर रही है, उस खाने को पाने के लिए प्रयास कर रही है, ट्रायल कर रही है, कई सारे रैंडम मूवमेंट कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है, और उस अटेम्प्ट को हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। और जो फिश है, अर्थात जो खाना है, फूड, उसका जो बाहर रखा हुआ है वो क्या है, स्टिमुलस है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए एक बार ये काम किया उन्होंने कि बिल्ली को रखा, और उसने कई सारे रैंडम अटेम्प्ट किए, और उसके बाद में क्या हुआ कि उसने लीवर के ऊपर पैर रख दिया और वो प्रेस किया और गेट खुल गया, वो बाहर आ गई, उसको खाना मिल गया। दोबारा से क्या करा उन्होंने, दोबारा से उठा करके उसको फिर दोबारा से पजल बॉक्स में डाल दिया। उसने दोबारा से फिर कई सारे रैंडम अटेम्प्ट किए, लेकिन इस बार उसे क्या हुआ, पिछली बार जितना मूवमेंट किया था, जितना समय लिया था, उससे कम समय में वो बाहर आ गई। मान लीजिए उसने पहले कहते हैं 100 अटैम्प्ट किए थे, और नेक्स्ट टाइम में उसने 80 अटैम्प्ट किए, लेकिन उसे ये नहीं पता था, अभी तक उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस लीवर को प्रेस करने से बाहर आ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन पहले से कम समय लगा और वो बाहर आ गई। दोबारा से उसने फिश खा ली, उसके बाद उसे तीसरी बार फिर दोबारा डाला, चौथी बार डाला, और इस तरीके से कई बार अटैम्प्ट किए। हर बार क्या हुआ कि उसका जो टाइमिंग है वो कम होती गई, और एट लास्ट फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही आपने बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला, वैसे ही उसने प्रेस किया और तुरंत ही वो बाहर आ गई। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। उन्होंने इसमें ये समझाने की कोशिश करी कि व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, उसमें कई बार त्रुटि करता है, गलती करता है, लेकिन बार बार प्रयास करने पर वो अपनी त्रुटि को सही कर सकता है, और इस तरीके से भी वो लर्निंग कर रहा है। अर्थात जब बिल्ली को बार बार उसी चीज़ में डाला गया, उसी पजल बॉक्स में, उसी तरीके से, तो उसने क्या करा, बार बार जो अटैम्प्ट कर रही थी वो बिल्ली, उस अटैम्प्ट में कई सारे रॉन्ग अटैम्प्ट भी थे, त्रुटियां भी थीं, लेकिन बार बार उसके प्रयास करने की वजह से क्या है कि वो लर्निंग उसकी हो रही है। और नेक्स्ट टाइम फाइनली क्या हुआ कि उसको जैसे ही पजल बॉक्स में डाला और उसने तुरंत ही उसको लीवर को प्रेस करा, क्योंकि अब तक उसको ये समझ में आ चुका था, अर्थात उसकी जो लर्निंग थी वो हो चुकी थी कि इस लीवर को, इस लैच को प्रेस करने से क्या है, गेट खुल जाता है, और वो डायरेक्ट उसने कहते हैं उस लीवर को प्रेस कर दिया और गेट खुल करके आ गया। तो इसे हम कहते हैं थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो ये किया हुआ था। क्लियर। और इसके बाद क्या हुआ कि थॉर्नडाइक ने कुछ लॉ दिए थे लर्निंग के, लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से हम जानते हैं उनको, और परीक्षा की दृष्टि से हम कह सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से, कि वो बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही कहते हैं क्रूशियल भी हम कह सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो।
आपके लिए। कहीं ना कहीं से आपका अगर लर्निंग में से आ रहा है तो लर्निंग में से थॉर्नडाइक के बारे में अवश्य ही कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, या तो लॉ पूछ लिए जाएंगे, या कहते हैं उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा, या उसका नाम पूछ लिया जाएगा, एसआर बॉन्ड के बारे में पूछ लिया जाएगा कि एसआर जो बॉन्ड है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड, वो किसने दिया है। ठीक है, तो ये कई सारे क्वेश्चन इसमें से निकल करके आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय द थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने टोटल मिला करके अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 तरीके के नियम दिए थे, एक जिन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं प्राइमरी लॉ और सेकंड है आपका सेकेंडरी लॉ। क्लियर, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। तो आपका जो प्राइमरी लॉ है वो आपके 3 हैं और जो सेकेंडरी लॉ हैं वो आपके 8 हैं और टोटल मिला करके आपके हो गए 11। मतलब थॉर्नडाइक के द्वारा टोटल मिला करके 11 लॉ दिए गए थे और उनमें से 3 क्या हैं, आपका प्राइमरी लॉ हैं और 8 आपके सेकेंडरी लॉ हैं। आज हम केवल बात करेंगे प्राइमरी लॉ के बारे में। नेक्स्ट टाइम जब हम कभी केवल थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे तो आपके बाकी के जो सेकेंडरी लॉज हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं प्राइमरी लॉ की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में मोस्टली कहते हैं प्राइमरी लॉ के बारे में ही पूछा जाता है, सेकेंडरी लॉ के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्टली कहते हैं प्राइमरी लॉ के बारे में बात होती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले लॉ की। अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ रेडीनेस अर्थात तत्परता का नियम। तत्परता का नियम के बारे में अगर हम बात करें तो मान लीजिए यदि कोई लर्नर है, इफ़ ही इज़ नॉट रेडी, अगर वो तैयार नहीं है लर्निंग के लिए तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, अर्थात लर्नर का रेडी होना बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। अगर लर्नर जो सीखने वाला व्यक्ति है अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो उसे कोई भी व्यक्ति सिखा नहीं सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास का नियम। इसके द्वारा हम बात करेंगे कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने ये कहा था कि किसी भी काम को बार बार अगर करते हैं तो वो क्या है, वहाँ पर लर्निंग हो जाती है, अर्थात वहाँ पर अधिगम हो जाता है। क्लियर, जैसा कि हमने अभी बिल्ली के जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें हमने बात करी थी कि बार बार उसने प्रयास किया, बार बार उसने गलती करी, त्रुटि करी, लेकिन बार बार उसके प्रयास करने से लास्ट तक, जब तक कि उसने हार नहीं मान ली। क्लियर, या तो वो हार मान के बैठ जाती बिल्ली, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो लर्निंग होने की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, लर्निंग कब हुई, जब उसने बार बार प्रयास किया, तब तक जब तक कि वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो गई। क्लियर, तो जब तक व्यक्ति कहते हैं अपने किसी भी काम को करने के लिए तब तक प्रयास करे जब तक कि वो उसमें सफल ना हो जाए, तो हम उसे कहेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे आप मान लीजिए किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो उस एग्ज़ाम के लिए हम उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। क्लियर, एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। तो बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करने से, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करने से क्या है कि अब लर्निंग हो जाती है, अधिगम हो जाता है। तो इसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर भी 2 लॉ दिए गए हैं, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। अर्थात इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार अगर यूज करते रहें तो वो चीज़ हमको याद रह जाती है, और अगर हम किसी चीज़ को यूज करना बंद कर दें यानी डिसयूज करें तो वो चीज़ क्या है, धीरे धीरे विस्मृत भी हो जाती है। ठीक है, मतलब हम उसे भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैथ है, आप मैथ आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए साल 2 साल के लिए आपने मैथ को बिल्कुल अलग हटा करके रख दिया तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर जो लर्निंग करी थी वो विस्मृत हो जाएगी, वो भूल जाएंगे आप, और वहाँ पर कौन सा लॉ आ जाएगा, लॉ ऑफ डिसयूज। और अगर आप बार बार उसका अभ्यास कर रहे हैं तो उसे हम कह देंगे लॉ ऑफ यूज, प्रयोग का और अनुप्रयोग का कहते हैं, ये सिद्धांत है। और थर्ड लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम की बात यह है कि मान लीजिए आपके ऊपर जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है आप उस काम को जल्दी करते हैं। सीधी सी हम इसको कह सकते हैं कि आप जिसके द्वारा मोटिवेट हो रहे हों, मान लीजिए आपका कोई आइडियलाइज पर्सन है जिसको आपने आइडियल मान के रखा हुआ है तो आप उससे प्रभावित हैं। ठीक है, आदर्श व्यक्ति जिसको कहेंगे, किसको कहेंगे, जिसके द्वारा हम प्रभावित हो रहे हैं।
ठीक है। तो मान लीजिए आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आप मान लीजिए टीचर बनना चाह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, अर्थात इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉ ऑफ इफ़ेक्ट काम कर रहा है और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट की वजह से लर्निंग होगी, आप उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, त्रुटि होगी, गलती होगी, लेकिन आप बार बार प्रयास करेंगे। तो बार बार प्रयास करने से क्या है, लर्निंग बेहतर होती है। तो ये जो तीनों नियम हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से हम जानते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है या अधिगम का नियम नहीं है। वो यहाँ पे 3 ऑप्शन ये वाले दे देगा, चौथा कोई और ऑप्शन उठा करके रख देगा और आपको उसमें से एक पहचानना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए 3 उसने कोई और नियम रख दिया और इनमें से कोई एक नियम रख दिया और ये पूछ लिया कि इनमें से थॉर्नडाइक ने कौन सा लॉ दिया हुआ है। क्लियर। तो ये हमारे अधिगम के नियम हो गए जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जिसे कि पावलव ने दिया था, जिसे हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनका पूरा नाम हम कह सकते हैं इवान पावलव, इन्हें आइवन पावलव भी कह लूँ या इवान पावलव भी कह लूँ, ठीक है। कुल मिलाकर के इनका पूरा नाम क्या है, आइवन पावलव है। और ये कौन थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं। और एक और चीज़ है वो है कि आप कह सकते हैं कि 1904 में इन्हें क्या हुआ था, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था अपने काम करने के लिए। तो ये आइवन पावलव जो हैं उनके बारे में कि वो रशियन थे। दूसरी बात क्या है, 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था उनके काम के लिए। पावलव के थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहते किसे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसका तात्पर्य क्या है। जैसा कि लिखा हुआ है कि क्लासिकल अर्थात शास्त्रीय हो जाएगा और कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। तो शास्त्रीय क्लासिकल को हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पुरानी चीज़ है, आपकी जो कोई भी चीज़ जो ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड मेमोरी कह लो, ओल्ड कहते हैं आपके जो एक्सपीरियंसेज हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आपकी जो ओल्ड चीज़ें हैं वो क्लासिकल चीज़ें कहलाते हैं। जैसे कि क्लासिक कहते हैं किसी की जो कार है, काफ़ी कहते हैं पुरानी जो मॉडल की कहते हैं कार होती है, क्लासिकल कार हम उसको कह देते हैं। मूवी अगर कोई बहुत पुरानी मूवी है तो उसको भी हम क्लासिकल मूवी कह देते हैं। ऐसी बहुत जो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी मेमोरी है आपकी, पुरानी कहते हैं कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, तो उनको हम क्लासिकल में रख सकते हैं। और कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो कंडीशनिंग क्या है, एक तरीके से एक हैबिट कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, हैबिचुअल हो चुका है किसी काम को करने के लिए, तो उसको कहते हैं कि वो कंडीशनिंग हो गई है। क्लियर। तो क्लासिकल मतलब ओल्ड से और कंडीशनिंग मतलब हैबिट से है और इनको हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है, ठीक है। एसोसिएशन अर्थात कनेक्शन, जो जिसे हम के संबंधवाद भी कहते हैं, कनेक्शनिस्ट भी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एसोसिएशन करना है इन चीज़ का, ठीक है। उनके संबंध को जोड़ना है, क्लासिकल कंडीशनिंग करनी है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा भी लर्निंग होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पावलव ने ये बताया है कि किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग की जा सकती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को करने को सिखाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पावलव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसा एक्सपेरिमेंट था। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें जिसमें से एक क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी निकल करके आई है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था डॉग के ऊपर। और उन्होंने क्या करा कि उस डॉग को उन्होंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो उन्होंने वो बॉक्स इस तरीके से बनाया था कि उसके अंदर सलाइवा को इकट्ठा करने के लिए एक कप लगा हुआ था और उसको मीजर करने के लिए कि कितनी लार इकट्ठी हुई है, और उसको मीजर करने के लिए एक पैमाना लगाया हुआ था जिसके द्वारा वो मीजर कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने इस बॉक्स को बनाया हुआ था। तो अगर हम फूड की बात करें तो फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। क्या है, उद्दीपक है फूड को देख करके क्या है, उसकी सलाइवा आ रही है, अर्थात जो लार है वो आ रही है डॉग की, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस कह देंगे। बेल की अगर हम बात करें तो बेल अभी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। और सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अभी हमने बात करी थी कि जो बिहेवियरिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का यूज करा हुआ है, और
SR जो थ्योरी थी, SR जो बॉन्ड था वो दिया हुआ था थॉर्नडाइक के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर SS बॉन्ड है। आपको क्लासिकल कंडीशनिंग करनी है कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है और जो ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, इस न्यूट्रल स्टिमुलस को आपको कंडीशनिंग करनी है अनकंडीशनड स्टिमुलस के अंदर। क्लियर, मतलब बेल को लेकर के आना है अनकंडीशनल स्टिमुलस के ऊपर कि जो डॉग है उसकी सलाइवा आने लग जाए, तो इसे हम कह देते हैं SS बॉन्ड। और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि SS बॉन्ड किसने दिया था, तो SS बॉन्ड के बारे में आप कह सकते हैं कि आइवन पावलोव जो हैं उनके द्वारा SS बॉन्ड दिया गया था। क्लियर। अब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग होती है और जो डॉग है उसके सामने खाना लाने से जस्ट पहले या कहते हैं जिस टाइम खाना लाया गया है जस्ट उसी टाइम पर क्या है, बेल बजाई जाती है और उसके सामने खाना आता है। ठीक है, तो शुरुआत में धीरे धीरे जब जब उसको खाना दिया जाता है तब तब वो घंटी बजाई जाती है और इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, कंडीशनड करेंगे। ठीक है, कंडीशनिंग करी जा रही है उसकी। ठीक है, और एसोसिएशन करा जा रहा है किस चीज़ का, फूड का बेल के साथ में, अर्थात जो घंटी है घंटी के साथ फूड का हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, जुड़ाव कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं कि जब घंटी बजेगी खाना तब आएगा। ठीक है, बार बार हुआ, बार बार इसी काम को किया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक कंडीशन वो आ गई फाइनली कि हमने बेल तो बजाई लेकिन हम फूड नहीं लेकर के आए डॉग के सामने। फिर भी जो डॉग था उसकी जो सलाइवा थी वो निकली, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही उसकी कहते हैं जो लार थी वो टपकना स्टार्ट हो गई। और जब कहते हैं उसको मेजर करा गया तो वहाँ पे ये पाया गया कि जब अनकंडीशनड स्टिमुलस को लाया जा रहा था डॉग के सामने, तो उसके द्वारा जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा था वही रिस्पॉन्स जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको इतनी बार कहते हैं हमने कहते हैं एसोसिएट करा अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है उसके साथ में कि अब जो बेल है वो भी खुद क्या बन गया है, अनकंडीशनड स्टिमुलस बन गया है, अर्थात उसके कारण उसकी जो लार है वो टपकना स्टार्ट हो गई है। क्लियर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आप घर में हैं, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप मान लीजिए अपने ऑफिस जाते हैं, जॉब पर जाते हैं और आप वहाँ से लौट करके आते हैं, तो आप टॉफ़ी लेकर के आएँ या कोई चॉकलेट लेकर के आएँ और बच्चे को देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप आते हैं, एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, अगर आपने मान लो बार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने ये वाली जो प्रोसेस है इसको दोहरा दिया, तो क्या होगा कि जैसे ही आपकी बाइक आकर के रुकेगी, जैसे ही डोर बेल बजाएंगे तो भाग करके बच्चा आएगा आपके पास। क्यों आएगा? क्योंकि उसको पता है कि आप आ गए हैं और अब कहते हैं आप कोई ना कोई चीज़ उसको देंगे, कोई चॉकलेट देंगे या टॉफ़ी देंगे या कोई भी चीज़ आप देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, उस बच्चे को हमने कंडीशनड कर दिया है, मतलब वो लर्निंग हो गई उसकी कि बेल बजेगी, मतलब इतने बजे बेल बज रही है, मतलब हम मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ आ गई है, तो वो भाग करके आ रहा है, इतनी बार कंडीशनिंग हो गई है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन, अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे हम इसको, कि उस बच्चे को इतनी बार हमने कहते हैं उस चीज़ को दोहरा दिया है कि अब अगर आप नेक्स्ट टाइम कहते हैं बेल आप बजाएंगे लेकिन आप लेकर के नहीं आए, तो कहते हैं उसका रिस्पॉन्स वही रहेगा जैसा कि पहले हो रहा था। क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय तक ऐसा रहेगा। मान लीजिए आप कहते हैं बेल बजाते रहें और खाना अगर ना आए तो धीरे धीरे वो जो डॉग है वो समझ जाएगा कि घंटी के बजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, खाना नहीं मिलेगा, तो उसकी जो सलाइवा है वो आना बंद हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक पीक टाइम ऐसा आता है कि जो न्यूट्रल कहते हैं स्टिमुलस था, उद्दीपक था, जो न्यूट्रल था पूरे तरीके से, वो कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस बन गया।
तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि जो इन दोनों में एसोसिएशन हुआ, अर्थात जो फूड है आपका जो खाना है और जो आपकी घंटी है, उन दोनों को हमने इतना कंडीशनिंग कर दी, इतना कहते हैं हैबिचुअल कर दिया, एक दूसरे के साथ में उसको मिला दिया कि घंटी बजेगी तभी खाना आएगा। तो फिर वो क्लासिकल कंडीशनिंग हम कह सकते हैं, इसको शास्त्रीय अनुबंधन कहेंगे हम इसको। और ये पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट था ये किया हुआ था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है बिफोर कंडीशनिंग, अर्थात अनुबंधन से पहले, मतलब आपका जो जब अनुबंधन नहीं हुआ है, कंडीशनिंग नहीं हुई है, उससे पहले की स्थिति। तो उससे पहले की स्थिति क्या होगी आपकी कि अनकंडीशनड आपका कहते हैं स्टिमुलस है और कहते हैं जो इक्वल टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, और जो आपका आर्टिफिशियल जिसको आपने लिया था उसको हम कह सकते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, जो बेल है वो आपकी न्यूट्रल स्टिमुलस है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही चीज़ आएगी कि अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है इक्वल टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अर्थात नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा। नेचुरल कहते स्टिमुलस के साथ में, मतलब खाना आएगा तो लार आएगी, क्लियर। और अगर खाना नहीं आएगा तो लार नहीं आएगी, भले ही आप कितनी भी घंटी बजा लें। क्यों? क्योंकि अभी तक कंडीशनिंग हुई नहीं है, ये कंडीशनिंग से पहले की अवस्था है। ठीक है, सेकंड में क्या होगा? ड्यूरिंग कंडीशनिंग। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या कर रहे हैं हम कि जो यूसीएस है, अनकंडीशनड जो स्टिमुलस है, उसके साथ में हम जोड़ रहे हैं जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको, और उसको हम लेकर के जाना चाह रहे हैं किस चीज़ पर? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम जोड़ दिए कि घंटी बजेगी और कहते खाना आएगा, घंटी बजेगी खाना आएगा। और यही प्रक्रिया क्या है, यही प्रोसेस जो है वो बार बार हो रही है कि घंटी बजी और खाना आया, और कहते हैं खाने को देख करके क्या है कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसके कहते हैं मुंह में लार आ रही है। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को हम कंडीशन कर रहे हैं, और ये क्या है, किस समय की अवस्था है? जब कंडीशनिंग की जा रही है, उसी दौरान की हम बात कर रहे हैं। तो कंडीशनिंग यहाँ पे हो रही है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि आपका जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, अर्थात जो बेल है, वो बेल हो जाएगी, वो बेल क्या हो जाएगी? वो यूसीएस बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब आप यहाँ पर खाना भले ही न दें, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस है वो बन जाएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इसके इक्वल आ जाएगा क्या चीज़? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अर्थात आप केवल घंटी बजा देंगे तो भी कहते हैं कुत्ते के मुंह से क्या है? लार टपकना स्टार्ट हो जाएगी, और वो उसका मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो वो बराबर होगी किसके? जो नेचुरल कहते हैं स्टिमुलस था और उसके द्वारा जो नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था उसके बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बेल को हमने कंडीशनड कर दिया किसके साथ? फूड के साथ में। तो ये आफ्टर कंडीशनिंग ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो ये 3 कंडीशन बनेंगी, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। तो इसे हम कहते हैं पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, अर्थात पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। ये आज हमने थॉर्नडाइक के बारे में बात कर ली और पावलोव के बारे में बात कर ली। ये थ्योरी क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि समय समय पर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है या आपको जो PDFs हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकें और वो इन्फॉर्मेशन आप वहां से प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।